रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। और क्या होगा, पहला तो मैंने बता दिया कि भाई कुछ लाइब्रेरीज होंगी जिनको देख के आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। दूसरा इसके अंदर होगा फ्रेमवर्क की सपोर्टिंग लाइब्रेरीज, कि जो भाई आपको टूल मिला हुआ है उसकी भी कुछ डीएलएल होंगी। जब आप रन करोगे उस टूल को तो कुछ रन होगा, कुछ मतलब कोड चलेगा। उन सबको सपोर्ट करने के लिए एक पूरे के पूरे इन्वायरमेंट, एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। तो उस पूरे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए भी कुछ लाइब्रेरीज होंगी जो डॉट नेट ने बनाई है, जिसका आपको डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डॉट नेट को अपना टूल चलाने के लिए वो फाइल्स जरूरी हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। ज्योत्सना आप बताओ, अनम्यूट होकर बोलो। ओके, मेरे ख्याल से आ गई होगी ज्योत्सना को बात, हो सकता है वो अनम्यूट नहीं हो पा रही। तो ये दो चीज हो गई लाइब्रेरी में। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज डाउनलोड होती है। बहुत बड़ी चीज मतलब इनका कद बहुत बड़ा है इस सॉफ्टवेयर में। वो चीज है सीएलआर। सीएलआर क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर रन करते हो तो सारी चीजें हैंडल कौन करता है? ये भाई साहब करते हैं। इसके बहुत सारे, ये सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम करता है। आपको दिखेगा नहीं कि आप कहोगे मुझे तो दिख ही नहीं रहा। ये बिहाइंड द सीन काम करता है बहुत सारी चीजें। और क्या क्या काम करता है उसमें, जो सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम ये है कि सॉफ्टवेयर, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर जो रन होता है तो रन उसे कौन करता है? कौन बताएगा? अंकुर आप बताओ। सॉफ्टवेयर रन होता है तो कहां पे रन होता है? जो आप ये देख पा रहे हो, ये नोटपैड प्लस प्लस मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। विंडो पे। यस, विंडो पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग। कोई भी चीज, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बनाओगे वो रन एक्चुअली में जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा। याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते आप दुनिया में। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग आपको, हमारे और आपके पास, जो जिनके पास ये अपने लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप है विंडो वाले, उनके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जो रन होगी वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा। और जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या समझता है? वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कोई भी चीज मैं कह रहा हूं रन होगी वो विंडो पे होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगी। हम बनाएंगे डॉट नेट लैंग्वेज में। डॉट नेट की जो भी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? सी शार्प लैंग्वेज है डॉट नेट की। तो इस लैंग्वेज में बनाएंगे और इसमें प्रिंट होगा, या फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम यही लैंग्वेज समझेगा। तो इसी में उसे लास्ट में इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो कहने का मतलब ये है, सी शार्प लैंग्वेज में आपने कोड लिखा, बीच में सीएलआर भाई साहब आए, इन्होंने कन्वर्ट किया और पकड़ा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि बाइनरी लैंग्वेज में बात समझता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में रिजल्ट दिखा दिया। ओके। ठीक है, सबसे बड़ा काम तो सबसे मेन काम किसका हो गया? सीएलआर का। ये क्या करता है, जैसे मोदी जी, मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, दोबारा देता हूं। मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कोई काम करवाना होगा, उनसे मीटिंग करेंगे। तो इंडिया की हिंदी लैंग्वेज रशियन की रशियन लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो मोदी जी एक ट्रांसलेटर लेके जाएंगे अपने पास, जो हिंदी को रशिया में ट्रांसलेट करेगा और रशियन को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। वही काम सीएलआर का है यहां पे। कि जो मोदी जी, मतलब डॉट नेट की जो लैंग्वेज है वो सी शार्प लैंग्वेज है, लेकिन जो प्रिंट होना है, सब सारा काम जो एग्जीक्यूट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। उसकी बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 010101, ये लैंग्वेज होती है। तो अब क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम सी शार्प लैंग्वेज समझ ले, इसलिए जब आप डॉट नेट डाउनलोड करते हो तो एक सीएलआर भी डाउनलोड हो जाता है, जो सी शार्प लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड करके रिजल्ट दिखा देता है आपको। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। ज्योत्सना आप बताओ। हाँ जी। हाँ जी सर, ओके, समझ आ गया। ठीक है।
ठीक है, तो पहला काम, बहुत सारे काम है सीएलआर के, सीएलआर का भी ये पहला ही काम हमने किया है। पहला काम ये हमारी सी शार्प जो लैंग्वेज होती है इसमें सी और सी प्लस प्लस भी होते हैं? नहीं, सी लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस एक अलग लैंग्वेज है, सी शार्प एक अलग लैंग्वेज है, जावा एक अलग लैंग्वेज है। इनमें से हमने सी शार्प लैंग्वेज को चूज किया है पढ़ने के लिए। क्यों किया है चूज सी शार्प लैंग्वेज को? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की मेन लैंग्वेज है। तो सी शार्प लैंग्वेज, और कोई ये बाकी सी प्लस प्लस सी सी लैंग्वेज ये पहले बन चुकी है ऑलरेडी, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की नहीं है। क्लियर? सर सी शार्प, हाँ जी, सी शार्प तो ठीक है, इसमें यूज होती है। जावा भी इसी में यूज होती है? जावा का जो अलग एप्लीकेशन होता है वहीं पे यूज करना है, इसमें तो कोई इस्तेमाल नहीं है ना उसका? नहीं, जावा के इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। जावा के लिए अलग कंपनी है, वो अपना अलग प्रमोशन करती है, उसका अलग सब कुछ रहता है, सिस्टम रहता है, उसको अलग सॉफ्टवेयर में यूज करते हो आप, उनका पूरा अलग सिस्टम है। लेकिन एंड रिजल्ट दोनों का सेम है। जो सॉफ्टवेयर आप डॉट नेट पे बना सकते हो वो जावा पे भी बना सकते हो। जैसा कोड आप सी शार्प में लिखोगे 90% सेम कोड जावा में भी होगा, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। कैसे तरीका अलग हो जाएगा? जैसे सी शार्प में कोई चीज, मान लो मैं इंटीजर लिखता हूँ INT, राइट? इंटीजर का मतलब होता है हाँ कि जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोई नंबर डिफाइन करना है, तो मैं नंबर्स, इंटीजर लिखता हाँ हूँ। जी। तो वहां पे हो सकता है इंटीजर की जगह नंबर्स बोलते हैं उसे, राइट? कि मतलब इतना ही डिफरेंस होगा कि इंटीजर की जगह नंबर्स होंगे उनका नाम, यहाँ पे इंटीजर नाम है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे, बाकी 90% अगर आपको सी शार्प आ गई तो समझ लो जावा भी आ गई। बट लेकिन लिखने का तरीका, ये सब तरीका अलग होगा। तो हमें अभी जावा की टेंशन भी लेनी, क्योंकि हमें तो सी शार्प डेवलपर बनना है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन इसमें अभी? नहीं, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, तो पहला काम क्या है सी लैंग्वेज का हमने सीखा, इसके सारे पॉइंट्स लिखूंगा मैं क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। काम करता हूँ, इसका एक पेज बना लेता हूँ, यहाँ पे इसके सारे काम लिखूंगा। CLR फंक्शनैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इंपॉर्टेंट सबसे नहीं बोल सकते क्योंकि सारे काम इसके इंपॉर्टेंट है। बिटवीन डॉट नेट प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सिर्फ एक, ये नहीं है कि सिर्फ मतलब डॉट नेट की बात को कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, ये बाइनरी उल्टा भी करता है। क्योंकि अगर मोदी जी रशिया गए और खाली हिंदी से रशियन का ट्रांसलेटर ले लिया, उल्टा ना कर पाएगा, तब तो बात ही नहीं हो पाएगी ना। तो जो ट्रांसलेटर होता है उसे दोनों को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये दोनों काम कर लेता है, उल्टा भी कर लेता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात को भी डॉट नेट को बता देता है, डॉट नेट की बात को ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है। क्लियर? यस। ठीक है, तो अभी अब करेंगे हम, मैं मेरे जो क्लासेस रहेंगे उसमें सारा मोस्टली काम प्रैक्टिकल रहेगा, और थ्योरी का जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो लिखते रहेंगे। तो अब शुरू करेंगे प्रैक्टिकल काम। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे विजुअल स्टूडियो, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो डॉट नेट फ्रेमवर्क लाइब्रेरी कहाँ है या वो कहाँ दिखेंगी, आपको दिखेगी नहीं, वो बिहाइंड द सीन डाउनलोडेड है। वो दिखेगी तब जब आप इसका सेटअप देखोगे, कहाँ पे इसका सेटअप डाउनलोड हुआ है, वहां पे जाके जो फाइल्स होंगी वो होंगी वो। तो जो विजुअल स्टूडियो नॉर्मली डाउनलोड होता है ये सी सोर्स विंडो इसमें जाके होता है, वो मैं लोकेशन आपको बता दूंगा, देखने का मन होगा तो देख लेना। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड पड़ी होंगी। जब आप विजुअल स्टूडियो खोलोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं वो प्रोजेक्ट दिख जाएंगे आपको। आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि आपने तो कुछ बनाया ही नहीं होगा तब तक, नया नया होगा आपका। नहीं, तो मुझे यहाँ शो हो पे रहे थे। आपके में इसलिए शो हो रहे होंगे कि आपने एक दो प्रोजेक्ट जब बनाया होगा ना, मेरा वाला काम जो मैंने टास्क दिया था वो किया होगा, तो इसलिए आपको एक शो हो रहा होगा। लेकिन जब तक नहीं बनाओगे तब तक यहाँ पे खाली रहेगा, ये वाला पोर्शन रहेगा। इसे समझते हैं, अब सारी चीजें समझते हुए चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ये कहता है क्लोन और रिपोजिटरी, कि मतलब कोई कोड आपने सर्वर पे डाल रखा है या किसी एक एक जगह होती है जिसे सोर्स कंट्रोल बोलते हैं, क्या होता है उसकी टेंशन नहीं लेनी। कहने का मतलब ये है कि जब एक कंपनी में 10 बंदे काम करते हैं, मान लो एक कंपनी में 10 बंदे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर सारा कोड मैं अपनी मशीन में कर रहा हूं तो दूसरा बंदा वो कोड कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? सारा कोड अगर मैं अपनी मशीन में कर रहा हूं तो दूसरा बंदा क्या क्या काम करेगा? तो एक प्रोजेक्ट पे एक बंदा तो काम करता नहीं है, एक प्रोजेक्ट पे कम से कम बड़ी टीम होती है, पूरी टीम काम करती है। तो अगर सबको काम करना है एक ही प्रोजेक्ट पे तो कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकला है कि सोर्स कंट्रोल।
क्या होता है सोर्स कंट्रोल? जस्ट बेसिक बता रहा हूं, बाद में इसमें डिटेल में क्लास होगी इसकी। सोर्स कंट्रोल मतलब ये 5 डेवलपर हैं, इन सबके पास अपना अपना कंप्यूटर है, अपने अपने कंप्यूटर में काम करेंगे, तो कल को दूसरे बंदे को भी वही प्रोजेक्ट में काम करना पड़ा तो वो नहीं ले पाएगा, या तो उससे बोले ला भाई तेरा काम हो गया, अब मुझे दे, अब मैं करूंगा। तो इसमें तो ऐसे करते रह गए तो एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला इन्होंने? कहा एक सोर्स कंट्रोल बनाते हैं। ये सोर्स कंट्रोल है कि जो प्रोजेक्ट पड़ा होगा, यहां पे प्रोजेक्ट डालता हूं कि प्रोजेक्ट पड़ा होगा वो यहां पे पड़ा होगा शेयर्ड वाले में, मतलब ये सबको शेयर्ड होगा। जो प्रोजेक्ट पड़ा होगा वो यहां पे पड़ा होगा। ये सब लोग क्या करेंगे, यहां से डाउनलोड करेंगे सारे बंदे, यहां से डाउनलोड करोगे। मान लो एक प्रोजेक्ट में 50 फाइल हैं, तो यहां से डाउनलोड करेंगे, 2-3 फाइल पे ये काम करेगा, और जब काम हो गया तो वापस कमिट कर देगा और यहां पे पहुंचा देगा। ऐसे ये बंदा भी, इसने मान लो अलग दूसरी फाइल पे काम किया, इसने डाउनलोड किया, अपना काम खत्म हो गया, फिर यहाँ पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे जो हमेशा कोड पड़ा रहेगा वो अपडेटेड कोड रहेगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। आप बताओ अंकुर। हाँ जी हाँ जी। यही तरीका है ना, और कोई तरीका थोड़ा ना है कि अगर 10 बंदों से एक ही प्रोजेक्ट पे काम कराना है तो उसे कहीं शेयर, ये तो जनरिक बात हो गई ना। मान लो हाँ नॉर्मल हाँ 10 बंदों को एक काम करना है तो भाई कोई शेयर होना चाहिए तभी तो कर पाएंगे, वरना एक ही चीज पे कैसे कर पाएंगे। तो ये सिंपल वही तरीका है। डिटेल में अभी नहीं जा रहे, डिटेल में हम समझेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, उसकी क्लास आएगी प्रॉपर। तो ये वही बोल रहा है कि भैया कोई रिपोजिटरी पड़ी हुई है उस शेयर लोकेशन पे, उसको डाउनलोड, उसको क्लोन करना है क्या? तो हमारी तो अभी कुछ पड़ी नहीं, हम कह रहे हैं नहीं नहीं वो नहीं करना। ये कह रहा है ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन। क्या तुमने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है भाई, उसको तुम्हें ओपन करना है, तो पहली बार तो आपको कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया ही नहीं होगा, तो आप ये भी नहीं कर सकते। ये कह रहा है अच्छा कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं करना, कोई फोल्डर खोल दूंगा तेरे लिए मैं। तो ये हम कह रहे हैं नहीं भाई, मुझे कोई फोल्डर वोल्डर भी नहीं खुलवाना। तो फिर लास्ट में बचा क्या हमारे पास? क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। क्या एक नया प्रोजेक्ट बना दूं? तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं नया प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हूँ या बनवाना चाहती हूँ। तो इस पर क्लिक कर देंगे। ऊपर के चारों ऑप्शन समझ में आ गए? हाँ जी। हाँ ठीक जी। है, अब उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वही बात आ जाएगी, कौन सा आपने खोला हुआ है। देखो लिखा हुआ है रिसेंट प्रोजेक्ट टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट खोला हुआ है। और यहाँ पे देखो कितने सारे प्रोजेक्ट आ गए। देख रहे हो, इतने सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। इतने सारे प्रोजेक्ट मतलब इतने सारे टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो। इतने सारे टाइप के प्रोजेक्ट मतलब कि कोई देखो वेब एप्लीकेशन होगी, कोई ब्लेजर होगा, कुछ ये अलग एप्लीकेशन होती है, कोई कंसोल एप्लीकेशन होगी, कंसोल मतलब विंडो टाइप की, कोई ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो इस पूरे टूल पे। लेकिन हमें अभी सारे प्रोजेक्ट के बारे में समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको 3 टाइप के प्रोजेक्ट पता होने चाहिए। एक वेब एप्लीकेशन जो कि अमेजॉन फेसबुक होती है, एक विंडो एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल नोटपैड प्लस प्लस होता है, और एक मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप क्या होती है वो आप सबको पता है, गेम वेम खेलते रहते होगे आप लोग, व्हाट्सअप व्हाट्सअप करते रहते होगे, वो मोबाइल ऐप होती है। और सबसे पहले हमें कौन सा बनाना है? वो बनाना है कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसपे हम डेवलपर लोग टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, उसका कोई अपना यूआई नहीं होगा, कोई सुंदर सा यूआई नहीं होगा, खाली काली काली सी स्क्रीन आ जाएगी यूआई के नाम पे। तो वो क्या होता है, वो नॉर्मली कोड इसलिए लिखते हैं उस पर कि हम कोई सीखने के लिए लिख लिया या कोई ऐसा काम करने के लिए जहां पे यूजर को वो स्क्रीन ना दिखानी पड़े, क्योंकि काली काली स्क्रीन देख के कोई खुश नहीं होगा, कहेगा भाई क्या सॉफ्टवेयर बनाया है। सबको चाहिए चमकती भड़कती हुई बहुत बढ़िया सी यूआई। तो वो दूसरी एप्लीकेशन बनाएंगे उसके लिए। अभी हमें सीखना है तो हम कंसोल एप्लीकेशन लेंगे। सबसे ऊपर टाइप करेंगे कंसोल यहाँ पे। तो देखो कंसोल की भी इतनी सारी आ गई। ये वाला कंसोल क्या कौन सा लोगे? सी शार्प वाला लोगे, विजुअल बेसिक वाला लोगे, टाइप स्क्रिप्ट वाला लोगे, या और कोई दूसरा लोगे? तो हमें कौन सा लेना है? सी शार्प वाला। अच्छा इससे पहले एक और बात बता दूं, यहां पे लिख भी देता हूं। अब जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, जो डॉट नेट प्लेटफॉर्म है, शीशा, विजुअल बेसिक, एफ शार्प एक्सेट्रा, कि जो डॉट नेट सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेज। डॉट नेट बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, 30-32 लैंग्वेज सपोर्ट करता है कि आप इतने लैंग्वेज में कोड लिख सकते हो। बट
लिख देता, बट सी शार्प इज मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज। सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है? सी शार्प। डॉट नेट बेसिकली इतनी ज्यादा यूज होती है कि मतलब 80-90% समझो सी शार्प यूज होती है, बाकी की लैंग्वेज रिमेनिंग, तो इसीलिए हम सी शार्प पढ़ रहे हैं। बट ये जो सॉफ्टवेयर है, जो विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, ये बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। कोई इंटरव्यू में पूछा है कितनी लैंग्वेज करता है, तो कहते हैं ना वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको पढ़ना है तो मेरे ख्याल से 30 या 32 होती होगी, देखते हैं। सर ये सबके लिए कॉमन रन टाइम, हेलो हाँ जी बोलिए। सर ये सबके लिए जो बेसिक लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, ये आपका CTR CLR। CLR या, तो वो सबके लिए जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, सबके लिए होता है वो अलग अलग? करेक्ट, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई जो CLR जो होता है, ये जितनी सारी लैंग्वेज है सबके लिए अलग अलग CLR होगा क्या? तो अब देखो, मोदी जी को हिंदी आती है, मोदी जी अगर रशिया जाएंगे तो कौन सा वाला CLR होना चाहिए बताओ? जिसे रशियन इंडिया रशियन रशियन इंडिया और जिसमें रशिया और मतलब हिंदी। हिंदी और रशियन आए, लेकिन अगर हाँ, मोदी जी जापान चले गए, तो क्या वही वाला जो ट्रांसलेटर बंदा है जो रशियन कन्वर्ट करता है, वही जापानीज कन्वर्ट कर देगा? नहीं। नहीं कर वो पाएगा। नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको हाँ, मगर मतलब उसको आती होगी तो कर देगा। तो उसी तरह का यहाँ पे हम्म, भी खेल है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर द सिंप्लिसिटी इन्होंने क्या बना रखा है, जितने लैंग्वेज है, जितने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कि मतलब विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग कंपाइलर होगा, दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग कंपाइलर भी हो सकता है। तो जितने लैंग्वेज है बेसिकली उनका अपना अपना अलग कंपाइलर होता है। अभी के लिए ये समझ लो कि सारे कंपाइलर डिफरेंट होते हैं, सी शार्प के लिए अलग, दूसरी लैंग्वेज के लिए अलग। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी मोटा सी मोटी शार्प का। अलग अलग होते हैं। तो करेक्ट, जैसे ऐसे जैसे आपने अभी बताया था कि हम लोग कंसोल वाले पे जाते हैं, तो वो इसीलिए पूछ रहा है हमसे कि आपको कौन सी लैंग्वेज वाला चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही, बहुत सही आप रिलेट कर पा रहे हो। इसीलिए वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा वाला चाहिए, कौन सी लैंग्वेज वाला चाहिए, जिससे उसी तरह का कंपाइलर वंपाइलर पीछे वो अपना सेटअप करे। ओके। क्लियर? आपको भी अंकुर समझ में आ रही है बात कि ये अलग अलग क्यों पूछा, सारा हाँ कोड एक ही जी। साथ ही क्यों नहीं लिख देंगे? क्योंकि बता रहा है भैया सी शार्प है तो मैं उसी तरह से इन्वायरमेंट सेटअप करूंगा। बट नॉट ओनली हाँ, कंपाइलर, सिर्फ कंपाइलर सेटअप नहीं करता, और भी चीजें ना, लाइब्रेरी भी तो है। कुछ लाइब्रेरी सी शार्प को सपोर्ट करेंगी, कुछ एफ शार्प को सपोर्ट करेंगी, तो वो उसी तरह की लाइब्रेरी वाइब्रेरी ये सब पूरा इन्वायरमेंट उसी तरह का सेटअप करेगा। क्या ये बात क्लियर? हाँ जी। ठीक जी है, तो सर, बिल्कुल हम ठीक है। चूज करेंगे सी शार्प वाला। और ये हम चेक कर रहे थे कि कितनी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। एक्चुअली में 27 to 30 करता है लैंग्वेज सपोर्ट, लेकिन कोई फिक्स नहीं होती है ना, कभी कभार कोई लैंग्वेज नई ऐड हो जाती है, कई कभार खत्म भी हो जाती है, वो नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, इंटरव्यू में पूछेगा तो आप कह देना 20 से 30 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। और ये कौन कौन सी लैंग्वेज है उनमें मेन जो होती है वो सी शार्प, देखो मेन ऊपर दिखी जाएंगी, सी शार्प, विजुअल बेसिक और टाइप स्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है। एफ शार्प करके एक होगी लैंग्वेज, ये एफ शार्प, ये सब मेन लैंग्वेज है। और हमें किस पे काम करना है? हमें करना है सी शार्प पे काम। तो इस पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि ये क्या क्या चीज है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको कोई नाम दोगे। अगर मान लो आप एक कार बना रहे हो, कार का प्रोजेक्ट बना रहे हो, कार का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसका नाम कुछ ऐसा रहेगा कि Hyundai, कोई एक Hyundai का कोई वर्जन होगा ना, Hyundai वर्जन दिस 2। या फिर कोई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हो, रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट का नाम होगा रेफ्रिजरेटर वर्जन 1, और या फिर कुछ भी नाम हो आप लिख सकते हो। नाम आपके हाथ में है कि आप क्या लिखो, लेकिन जिस तरह का प्रोजेक्ट आप बनाते हो उसी तरह का नाम आपको रिकमेंडेड होता है लिखना। हालांकि यहाँ पे सोनू मोनू लिख दोगे तो भी काम सेम करेगा, इट्स बट आपको नाम हमेशा वो लिखना है कि जो आप बना रहे हो। तो जैसे हम क्या बना रहे हैं, हम IT एक्सपर्ट सैरा की जो कंपनी है हमारी, इसका जो फरवरी का बैच है उसके लिए हम एक पूरा सॉल्यूशन बनाएंगे। तो IT एक्सपर्ट सारा फरवरी 2023 ये लिख देता हूं। ठीक है, अब जिस नाम का प्रोजेक्ट है वो बता देगा कहां पे जाके सेव होगा ये प्रोजेक्ट। आपके हाथ में, आप चाहो तो चेंज वेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मान लो C ड्राइव फुल हो गई तो आप दूसरी ड्राइव में भी प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे पास बहुत स्पेस है तो मैं सेव कहीं और नहीं करूंगा, मैं यहीं पे सेव करूंगा। तीसरा, सॉल्यूशन का नाम। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक बड़े लेवल की चीज है, मतलब
आपने कैटेगराइज कर रखा है सॉल्यूशन। सबसे पहले एक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। दिखाता हूं यहां पे कैसे होता है काम। ये कहां गया हमारा पेंट, ये रहा, नया खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सॉल्यूशन कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा। अब इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो आप, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपका जो एक प्रोजेक्ट हो वही पूरी एप्लीकेशन बनाए। जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, इनके पास हजारों काम होते हैं इस वेबसाइट में। कार्ट की जो आप सर्विस ऐड करते हो कि कार्ट में ऐड कर लो, वो वाली फंक्शनैलिटी होती है। पेमेंट गेटवे वाली फंक्शनैलिटी होती है। सारी जो लिस्टिंग कैटेगराइज होती है वो फंक्शनैलिटी होती है। कितनी सारी फंक्शनैलिटी होती है। अगर उसको सारा कोड एक ही जगह रख दिया हमने, तो वो तो ना, कल को कोई नया बंदा आ गया तो देख के परेशान हो जाएगा, इतना बड़ा कोड क्या मैं काम कैसे करूंगा। तो इसीलिए एक सॉल्यूशन होता है जो बताता है कि ये किस चीज का सॉल्यूशन है, इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक सॉल्यूशन है जो कि एक बड़ी कैटेगरी को डिफाइन करता है, उसके अंदर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। फिलहाल फिलहाल एक ही प्रोजेक्ट बन रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे दूसरा प्रोजेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये एक प्रोजेक्ट बोलेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट का नाम होगा और एक सॉल्यूशन बन जाएगा उसके नाम का। चाहो तो नाम चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट का नाम सेम रख रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। आ गई। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कहेगा, देखो ये डॉटनेट लाइब्रेरी, अब मैं ये चीजें इसलिए बता देता हूं पहले ही, अब आप इससे रिलेट करना कि अब ये देखो पूछ रहा है कि भाई कौन सा वर्जन यूज करूं। हर वर्जन की अपनी अपनी लाइब्रेरीज हैं। तो ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं कि 6.1 क्यों, 6.0 क्यों कह रहा हूं, 7 वाला क्यों नहीं कह रहा। हमेशा सबसे लेटेस्ट करना है, पहली बात तो ये, क्योंकि लेटेस्ट में नई नई चीजें होंगी जो आपको काम करने में आसानी होगी। लेकिन कुछ एक होते हैं, देखो स्टैंड, ये क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है कि मतलब डॉटनेट वालों ने, डॉटनेट वाले मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे, इन्होंने ये निकाल तो दिया 7.0, लेकिन अभी इसे बोला है कि अभी भाई पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे हम। कल को कोई तुम्हें दिक्कत आई ना तो स्टैंडर्ड सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब छोटी मोटी चीजें हुई वो तो सपोर्ट कर देंगे, पर कहीं को तुम बोलो कि यार इसमें दिक्कत है, ये कुछ चेंज करना है, तो वो सब हम नहीं कर पाएंगे। और ये है लॉन्ग टर्म सपोर्ट कि भाई ये पका पकाया माल है, ये मैं लंबे टाइम तक आप यूज करो। तो आपको हमेशा कौन सा वर्जन लेना है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला, कि जिसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट वाले कहें लॉन्ग टर्म तक हम प्रोवाइड करेंगे। क्यों ऐसा ले रहे हैं हम? क्योंकि अगर मान लो एक कंपनी है आपकी, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है और वो कंपनी 50 साल चलती है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है ही नहीं, स्टैंडर्ड टर्म सपोर्ट है, उसके बाद स्टैंडर्ड टर्म का सपोर्ट का मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट बाद में पलट सकता है, कह देगा हमने तो स्टैंडर्ड टर्म बोला था, अब नहीं दे रहे सपोर्ट, हम कोई नया वर्जन लेके आ रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में हमें विश्वास है कि बंदों ने बोला है लॉन्ग टर्म देंगे सपोर्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। तो हमेशा जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा वाला वर्जन लेना है, सबसे लेटेस्ट वाला। सबसे लेटेस्ट इस समय 6.0 है। और कह रहा है डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट, इस पे अभी ध्यान नहीं देना, जब इसका काम आएगा तो बताऊंगा। अभी आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये गड़बड़ बता रहा है, कह रहा है सॉल्यूशन विद द स्पेसिफाइड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइड द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं नहीं भाई, मैंने पिछली क्लास में सेम नाम से एक और सॉल्यूशन बना दिया था ना, तो अगर एक ऑलरेडी आपका ड्राइव पे पड़ा होगा तो पूछेगा, आप चाहो तो ओवरराइड कर सकते हो, बट ये पूछेगा कि भाई ओवरराइड कर दूं क्या। तो मैं कह रहा हूं नहीं नहीं ओवरराइड मत कर, दूसरा बना लेते हैं ना, फैब 2 लिख देते हैं आगे, दूसरा नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में एक और बना दिया था, तो वाला ऑलरेडी सेम नाम से है, तो ये कह रहा है दूसरे नाम पर कर लो, तो खाली नाम चेंज कर दिया हमने। अब क्रिएट पे क्लिक कर दो, तो अब पीछे जाके क्रिएट हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो अब एक प्रोजेक्ट बन गया, दिखाता हूं। यहां पे देखो साइड में खोलोगे तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नाम की एक चीज आ रही होगी, उसमें आपका सॉल्यूशन वगैरह सब दिखेगा आपको। तो आपने दोबारा से दिखाता हूं, यहां पे राइट हैंड साइड पे देखो, देख रहे हो राइट हैंड साइड पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नाम की चीज आई एक, यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। हाँ उस जी। पर क्लिक करोगे तो एक ये एक्सप्लोरर विंडो खुल जाएगी छोटी सी। अब बाहर क्लिक करोगे तो बंद हो जाएगी। उस पर क्लिक किया खुल गई, बाहर क्लिक किया बंद हो गई। मजे लेने के लिए 2-3 बार ऐसे करके देख सकते हो, लेकिन जब आपका मन भर जाए मजे लेने के, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ऑटो हाइड,
इसका मतलब है इसे घंटी, इसे हम हिंदी में मतलब समझाने वाली भाषा में बोलते हैं घंटी। तो इसकी घंटी बजा दोगे तो ये अटक जाएगा, फिर आप बाहर क्लिक करते रहो, कहीं पे बंद नहीं होगा, आप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है काम। क्लियर? हाँ जी। अब आता है, देखो मैंने कहा था सॉल्यूशन बनेगा और उसके अंदर प्रोजेक्ट बनेगा, तो ये सॉल्यूशन ऊपर वाला है, इसके अंदर प्रोजेक्ट है। दिख रहा है सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट? कल को आप चाहो तो इसी सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करो और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आपको एक और प्रोजेक्ट ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करो, यहां पे आएगा नया प्रोजेक्ट, कि नया प्रोजेक्ट ऐड कर दूं या फिर कोई ऑलरेडी बना हुआ है वाला ऐड कर दूं या फिर कोई वेबसाइट ऐड कर दूं, ये पूछेगा आपसे। तो आप कहोगे एक काम कर, नया एक और प्रोजेक्ट ऐड कर दे। अब वो पूछेगा कौन से वाला, वही वाली स्क्रीन आ गई जो पहले हमने स्क्रीन देखी थी। अब वो पूछ रहा है कौन सा वाला ऐड करूं इनमें से, तो मैं कह रहा हूं दोबारा से तू एक कंसोल का और ऐड कर दे, एक काम कर। तो फिर पूछेगा नाम वाम बता भाई, तो मैंने कह दिया इस बार नाम 2 लग दे, कंसोल ऐप 2। कह रहा है ठीक है, कह रहा है वही वर्जन वगैरह बता भाई, तो मैंने बता दिया .NET 6.0। अब क्रिएट करूंगा तो एक ही सॉल्यूशन के अंदर 2 प्रोजेक्ट बन गए या नहीं बन गए? हाँ जी। तो एक सॉल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये बात क्लियर है आपको, राइट? राइट। लेकिन अभी हमें मल्टीपल का मतलब ही नहीं है, तो मतलब नहीं है तो राइट क्लिक करोगे और क्या कर दोगे, इसको डिलीट। तो आगे डिलीट का ऑप्शन, रिमूव, ये रहा। जब हमें मतलब ही नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे, वो तो खाली आपको दिखाना था कि बन जाता है। आप समझते हैं? अंदर आके मैंने आपको बताया था कि भाई ये पीछे क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट बना रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है कि जिससे आप काम कर सको। तो वो सारी लाइब्रेरी कहाँ पे दिखेंगी, डिपेंडेंसीज में दिखेंगी। डिपेंडेंसीज मतलब इसके ऊपर हमारी ये जो प्रोजेक्ट है इन चीजों के ऊपर डिपेंड है। डिपेंडेंसी में सबसे ऊपर आती है एनालाइजर। एनालाइजर मतलब एनालाइज, किसी चीज को एनालाइज करते हो आप, देखते रहते हो कि भाई ये जो तुम्हारा काम हम चल रहा है सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो ये वो वाली लाइब्रेरीज हैं, इसकी अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये एनालाइजर से, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले अपने आप ही देखो कोड एनालिसिस की है ये, कि आपने जो कोड लिखा है सब कुछ सही लिखा है, उसकी लाइब्रेरी है। ये जेसन का सोर्स जनरेशन है, इन सब चीजों के इनकी एनालाइजर वाले की भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये मेनली कोड एनालाइज करने के लिए होते हैं कि आपने जो कोड वोड लिखा है वो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा है ना, कि जब रन होगा तो कम टाइम लेगा, कम अब जल्दी फास्ट रन हो जाएगा, ये सब चीजें हैं ना। जो मेन होती है वो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, जोन सा फ्रेमवर्क डाउनलोड करोगे उसकी इतनी सारी लाइब्रेरी देखो डाउनलोड हो गई हैं। ये सब क्या करेंगी, ये सब सपोर्ट करेंगी, और इनमें से कुछ जोन सी लाइब्रेरी का आपको जहां पे यूज होगा उसको आप यूज कर लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी। कि मतलब वो कोड इन्होंने अपने आप ही लिखा हुआ है, कुछ इनमें से कुछ तो हैं जो सपोर्ट करेंगी और कुछ ऐसी हैं कि जो कोड आपको नहीं लिखना, उन्होंने खुद ही लिख के दिया हुआ है, आप बस उसे यूज कर लो। क्लियर? यस। ज्योत्सना आप बताओ, आप कम बोल रहे हो? नहीं सर, मैं स्क्रीन पे ध्यान था। ठीक है ठीक है, जहां पे दिक्कत आए पूछ लेना क्वेश्चन। जी। उसके बाद आता है आपका पहला C#। देखो इसका आगे C# बना हुआ है, पहली C# की फाइल program.cs। तो यहां पे आप सारा अपना पहला सीखने के लिए कोड पोड लिखोगे। ये तो पहली एक वो अपने आप .NET एक पहला अपने आप बना के देता है, कहता है एक मैं दे रहा हूं बना के, आप अपने आप मस्त इस पे लिखो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आप चाहो तो और बना सकते हो। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, क्या एक तूने बनाया ना एक मैं बनाऊंगा अब, ठीक है, ऐड किया, न्यू आइटम। दोबारा से करते हैं, पहली बार में हो सकता है समझ में ना आया हो। राइट क्लिक किया, पिछली बार राइट क्लिक किस पे किया था, सॉल्यूशन पे किया था। ध्यान रखना, सॉल्यूशन पे करोगे तो कहेगा नया प्रोजेक्ट बनाओगे क्या, क्योंकि सॉल्यूशन का बेटा कौन है या बेटा या बेटी कौन है, प्रोजेक्ट है। पर इस प्रोजेक्ट है बेटा बेटी का मतलब कि इसके अंदर यही बना सकते हो, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या बना सकते हो, न्यू आइटम बना सकते हो। न्यू आइटम में इतनी सारी चीजें बना सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर। सीधा सॉल्यूशन के अंदर कहोगे क्लास ऐड कर दूं तो कहेगा नहीं भाई, क्योंकि इस क्लास क्या है, वो ग्रैंड चाइल्ड है, तो सीधा ग्रैंड चाइल्ड नहीं हो सकता जब तक चाइल्ड ना हो। तो इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट के अंदर आप जो चीजें ऐड करना, बहुत सारी चीजें, अभी इसकी टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। अभी दिखा रहा हूं खाली कि मान लो एक और क्लास आपको ऐड करनी है, आपको .NET तूने मेरे लिए बनाई है ना, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं अपनी बनाऊंगा।
तो आपने क्लास 1 यहाँ पे नाम वाम चेंज कर दो, करना है तो, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये देखो एक आपकी क्लास ऐड हो गई या नहीं हो गई? हाँ जी। ठीक है, पर हमें अभी इसका मतलब है नहीं है मतलब, तो हम डिलीट कर देंगे। एक मिनट, ये जैसे अभी आपने क्लास ऐड हाँ, करी थी, क्लास बनाई थी, उसका थोड़ा अलग स्ट्रक्चर था, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, वो बताऊंगा। अभी तो वो खाली ये बता रहा हूँ कि ऐड वो कल अगर जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसमें ऐसे ही आया था। आपने क्या 2022 हाँ। डाउनलोड किया है? यस। नहीं, तो उसमें नहीं आएगा ये 2000। 22 नहीं है, ये 23 ही था, उसमें ऐसा आया था। फिर ये पूरा सिस्टम, यूजिंग सिस्टम ऐसे करके वो डिलीट विलीट करना था, तब जाके उसमें काम हुआ। नहीं, तो फिर आप मुझे दिखाना एक बार, अपनी स्क्रीन शेयर करना है क्लास के बाद, तो देखते हैं आप पे क्या आया। अच्छा, पहले ऐसे आता था, अभी इन्होंने डॉटनेट कोर में, डॉटनेट के नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसमें इन्होंने थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया अपनी फाइल का। बाय डिफॉल्ट जो फाइल ऐड करोगे उसका स्ट्रक्चर हमेशा यही रहेगा। बाय डिफॉल्ट मतलब जो आप अलग से ऐड करोगे उसका हमेशा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। ये क्या स्ट्रक्चर है अभी इसकी टेंशन नहीं लेना, सब बताऊंगा, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन जो ये अपनी देता है ना, उसका स्ट्रक्चर इसने अभी अभी चेंज किया है नई नई वाली डॉटनेट में। पुराने में क्लास ये इसके जैसे था पुराने में। तो अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पुराने वाला आ रहा है, तो इसका मतलब ये आ तुमने, रहा है, ये जो है ना आपकी स्क्रीन ऐसे ही आ रहा है, वो 22 ही है, 23 नहीं है मेरा। देखा। हाँ हाँ, तो नहीं 23, मेरा भी 23 नहीं है, 23 अभी आया ही नहीं है, अभी सिर्फ 22 ही आया है। लेकिन उसमें कौन सा फ्रेमवर्क आपने चूज किया इन सब पे डिपेंड करता है। तो नए फ्रेमवर्क वो देख लेंगे हम, उसकी टेंशन मत लो। तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सेम चीज। इट जस्ट कि थोड़ा सा कोड अपनी पेज वाला इसने इन लाइब्रेरीज में लिख दिया है। इन लाइब्रेरीज में थोड़ा सा कोड लिख दिया, यहाँ पे यूजर की आसानी के लिए कह दिया आप सीधा यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करो। हर बंदा चाहता है ना कि मैं यूजर को आसान आसान चीजें देता रहूं। तो मतलब ये दोनों फाइल को कंपेयर करो, तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज है ना, कि ये क्या है, नेम स्पेस क्या है, क्लास क्या है, और ये वाली फाइल क्या है, ये सिंपल फाइल है कि यहीं पे दबा के अपना कोड लिखो। तो दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही चीज है। लेकिन इसका जो ये स्ट्रक्चर है, वो उसने कहा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद लिख कर बैठा हुआ हूं ये। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो वो देख लेंगे, आपकी टेंशन मत लो, आपका देख लेंगे आपके में पुराना स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है। वो पुराना था, नए स्ट्रक्चर में ऐसा ही लिखाएगा। ठीक है, तो अब हम रन करेंगे। सबसे पहला काम, ऊपर की ये चीजें समझ गए आप, अब इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, एक दिन में बता दूंगा सारी चीजें, तो आप सब भूल जाओगे। तो अब पहले पहले दिन वही वही बताएंगे जो जो जरूरत चीज है। अब पहला थोड़ा सा एक लाइन ये खुद लिख के देता है, इसने एक लाइन खुद लिख के दी हुई है हमें, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। ये एक लाइन, ये देखो भैया, जब रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। अब इसे रन करते हैं। रन करने का मतलब ऊपर हरा बटन दबा दो, तो ये मैंने कहा था एक काली सी स्क्रीन आ जाएगी। तो ये स्क्रीन लर्निंग के लिए अच्छी है, या कोई ऐसा काम प्रोजेक्ट बनाना है आपको जिसमें यूजर को यूआई की जरूरत नहीं है, मतलब देखना नहीं है आप यूजर को, कुछ बिहाइंड द सीन कोई काम करना है, उसके लिए सही है। पर यूजर ऐसी काली स्क्रीन देख के खुश नहीं होगा। तो इसलिए ये समझ लो कंसोल एप्लीकेशन यूजर सेंट्रिक नहीं होती, कि यूजर जहां पे इंटरेक्ट करे, ऐसी एप्लीकेशन इसमें नहीं बनाते हम। कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो लाइन वर्ड लिखा था, तो वो लिखा आ गया। अब आप कहोगे भाई ये सब चीजें भी तो आ गई लिखी हुई, ये क्या चीज है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो वो ये चीज है कि हमें कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद हमेशा कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना होता है। ऐसा मतलब एट द एंड, जब सारा काम हमने लिख लिया, उसके बाद बोलेंगे भाई लिख तो लिया, अब मुझे पढ़ना भी है। जब तक मैं बोलूंगा नहीं कि मुझे पढ़ना है, वो ब्लैक वाली स्क्रीन बंद हो जाएगी अपने आप। रीड लाइन बोलता है कि आप पहले लिखो, अब लिखने के बाद पढ़ो। अगर पढ़ने को बोलूंगा तभी ये ब्लैक लाइन, ब्लैक वाली स्क्रीन रुकी रहेगी। अगर मैंने पढ़ने को नहीं बोला ना, अगर ये मैंने नहीं लिखा, तो वो क्या होता है, ब्लैक वाली स्क्रीन चलती है और बंद होने को जाती है। लेकिन बंद होने से पहले वो चेक करती है क्या बंद हूं या ना हूं। तो चेक करता है कि अबे नहीं यार, हो सकता है बंदे को पढ़ना हो। एक्चुअली एक सेटिंग है, अगर ये सेटिंग कर दोगे तो बंद हो जाएगी, और सेटिंग नहीं करोगे तो कुछ अजीब सा लिखा आ जाएगा। तो इसीलिए जो रिकमेंडेड है वो क्या होता है कि जब आप सारा काम लिख लो अपने पहले पेज पे, तो लास्ट में बोल दो कि मुझे जो लिखा है वो पढ़ना भी है। रीड लाइन का मतलब पढ़ना है, राइट लाइन का मतलब लिखना है। तो लिखोगे तो स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा, और अब क्योंकि पढ़ना है तो इसीलिए स्क्रीन रुक गई।
ज्योत्सना, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि अंकुर को ये बात कल पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ। जी सर, आ रही है। आ रही है, राइट? अब हम कुछ चीजें अपनी तरफ से लिख देंगे। आपको ऐसे अब धीरे धीरे इसके साथ खेलना शुरू करना है। तो हमने क्या लिख दिया? दिस इज न्यू क्लास से रन करेंगे, एक लाइन और लिखी आ जाएगी, दिस इज न्यू क्लास। रीड लाइन लास्ट में लिखना है कि अब ये सुनना कि हर लाइन के बाद पढ़ना है, हर लाइन के बाद पढ़ना है। जब सब कुछ लिख दे उसके बाद लास्ट में पढ़ लो, तो इसे लास्ट में रीड लाइन लिखना होता है। अब एक और लाइन लिख देते हैं। वी आर फुल स्टैक डेवलपर। तो क्या आ गया? वी आर फुल स्टैक डेवलपर। अब ये तो हर बार नई नई लाइन में लिखा आ रहा है। सेम लाइन में लिखना हो तो क्या हो, कैसे करेंगे? राइट लाइन की जगह क्या कर दो आप? अंकुर बताओ। राइट। राइट कर दो। तो एक और मेथड दिया हुआ इन्होंने कि भाई राइट लाइन की जगह राइट लिख दे, तो वो सेम लाइन में लिखा आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू राइट इन सेम लाइन। ठीक है, दो राइट लिख दिया तो अब ये दोनों सेम लाइन में लिखे आएंगे। दिस इज गोइंग टू राइट इन अ सेम लाइन, दिस इज गोइंग टू राइट इन अ सेम लाइन। क्लियर ज्योत्सना? अगर आपको अलग अलग लाइन में लिखना है तो राइट लाइन, सेम लाइन में लिखना है तो राइट। क्या इस बात में कोई दिक्कत या परेशानी आपको? कोई परेशानी नहीं है सर। पर हर मतलब कोड के लिए हमें ये नए-नए वर्ड्स याद करने पड़ेंगे ना, रीड लाइन, रीड सॉरी लाइन, राइट लाइन ऐसे। करेक्ट। ये एक्चुअली में मतलब बहुत बड़ा याद करने वाली चीज नहीं है, दो चार ही हैं टोटल, तो बहुत सारे याद नहीं करने। एक राइट लाइन सी है। शार्प में 4 ही हैं? सी शार्प में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वही है। राइट स्पेशली लिखने के लिए क्या याद करना है आपको? राइट लाइन, रीड लाइन, राइट। और राइट का भाई, जब राइट लाइन का भाई रीड लाइन है तो राइट का भाई क्या होगा? क्या होगा बताओ ज्योत्ना? अगर राइट लाइन के लिए रीड लाइन लिखा हुआ है तो इस राइट के लिए क्या बनाया होगा इन्होंने? रीड बनाया होगा ना। मतलब रीड राइट के लिए भी अलग से वो होता है, रीड लाइन से वो प्रिंट होता है सर? हाँ, रीड लाइन से भी हो जाएगा। रीड लाइन, ओके मैं बताता हूँ। राइट लाइन का मतलब है कि एक लाइन लिखनी है मेरे को, इसको आप बता ठीक रहे है। हो, स्क्रीन को बता रहे हो मेरे को एक लाइन लिखनी है। राइट का मतलब है कि मेरे को सेम लाइन में लिखते जाना है। रीड लाइन का मतलब है मुझे एक लाइन पढ़नी है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा मुझे एक लाइन पढ़नी है, तो भी तो स्क्रीन रुकेगी ना, कि मुझे बस एक लाइन पढ़नी है, तो कहेगा अच्छा रुक जाता हूँ तू पढ़ ले। और रीड का मतलब है मुझे सब कुछ पढ़ना है, तो चाहे सब कुछ भी पढ़ना होगा तो भी वो रुकेगा, अच्छा सब कुछ पढ़ना है, रुक जाता हूँ सब कुछ पढ़ ले। सर आपने जब रीड नहीं लिखा था, सिर्फ रीड लाइन लिखा था, तब भी तो सब कुछ आ रहा था। हाँ, तभी भी सब कुछ आ रहा था। तो क्यों आ रहा था अब समझो। जब ये लिखा तभी भी सब कुछ आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर रीड नहीं लिखते तो स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है बेस्ड ऑन सम सेटिंग, वरना कुछ उल्टा सीधा लिखा आ जाता है कि आप वो सेटिंग करोगे तो बंद हो जाएगी। लेकिन ये समझ लो, अब सोचो कंप्यूटर कैसे काम कर रहा होगा। मैं बोलूं कि भाई मुझे एक लाइन पढ़नी है, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है। इस लाइन को पढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को रोकना पड़ेगा या नहीं रोकना पड़ेगा? ठीक है। क्या बिना स्क्रीन को रोके आप एक लाइन पढ़ सकते हो? नहीं। नहीं पढ़ सकते। अब दूसरा मेथड बनाया हुआ है कि रीड, कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ने के लिए भी स्क्रीन को रोकना पड़ेगा या नहीं रोकना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। रोकना पड़ेगा। तो दोनों मेथड यहाँ पे सेम कर रहे हैं। दोनों मेथड, चाहे रीड लाइन लिखो चाहे रीड लिखो, दोनों का काम यहाँ पे सेम है। यहाँ पे सेम है अभी, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सेम है, यहाँ पे सेम है। मतलब ये छोटा प्रोग्राम है तो इसमें किसी एक से भी काम चल जाएगा। करेक्ट करेक्ट, मतलब इसके जो इसके बहुत सारे अभी यूज केस आएंगे, उनमें से इस पर्टिकुलर यूज केस में जहां पे हम रीड का इस्तेमाल स्क्रीन को रोकने के लिए करते हैं, वहां पे चाहे रीड लिखो चाहे रीड लाइन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको यहाँ पे काम क्या है? सिर्फ स्क्रीन को रोकना। क्लियर? जी। ठीक है। और क्यों इसे रिलेट कर पाए ना, क्यों दोनों ने रोक दिया? क्योंकि भाई चाहे मैं इसको बोलूं एक लाइन पढ़ना है या सब कुछ पढ़ना है, उसे रोकना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए ना। और कोई तरीका तो ऐसा थोड़ा ना है कि एक लाइन ऐसे छुपा दे, कह दे ले हाथ रख के कह दे ले लास्ट लाइन पढ़।
कंप्यूटर ये तो नहीं कर सकता ना, उसे रोकनी ही पड़ेगी स्क्रीन पढ़ने के लिए। क्लियर? जी। ठीक है, ठीक है। तो अब ये आ गया। तो अब ये, लेकिन अब कंप्यूटर का जो अपना जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें ये थोड़ा ना होता है कि रीड लाइन राइट लाइन लिखते रहो पढ़ते रहो। सॉफ्टवेयर में मेनली कंप्यूटेशन होता है। कंप्यूटेशन मतलब कि कुछ चीजें वो कैलकुलेट करेगा, कुछ चीजें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो एक पहला सबसे छोटा ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, वो ऑपरेशन कौन सा होगा? सम का, कि भाई 2 नंबर दो, सम कर दो उसका, राइट। अब एक और, उससे पहले एक और बात, कि अब आपने जो लिखा है उसको अगर आप चाहते हो कि मेरी जो स्क्रीन है वो उसको ना पढ़े, अभी जब आप रन कर रहे हो तो ये देखो सबको पढ़ रहा है, ये पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूं ये भाई एक लाइन मत पढ़ियो, वाली लाइन मत पढ़ियो, तो यहां पे इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करो और यहां पे एक ऑप्शन है कमेंट करने का, देखो कि भाई इस लाइन को कमेंट कर दे। इस पे क्लिक करूंगा, वो लाइन कमेंट हो जाएगी। कमेंट होने का मतलब हम बोल रहे हैं कि ये कमेंट है, कि मैंने कुछ इसमें लिखा हुआ है, ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, इसको मत पढ़ियो भाई, बाकी सब पढ़ ले। रन करता हूं, देखते हैं वाली लाइन पढ़ आती है नहीं आती। बाकी सब पढ़ लिया, वाली लाइन नहीं पढ़ी, एक ही बार आ रहा है, 2 बार लिखा नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। ऐसे ही अगर 2-3 लाइन को कमेंट करना है तो तीनों को सेलेक्ट कर लो एक साथ, सेलेक्ट कर लो, फिर कमेंट कर लो, कमेंट हो जाएगा। शॉर्टकट की भी देखो आगे लिखी हुई है, कंट्रोल के प्लस कंट्रोल सी। तो अगर कंट्रोल के और सी दबा दोगे तो भी कमेंट हो जाएगा। तो मैं अभी अपने लैपटॉप से दबा रहा हूं कंट्रोल के और सी, कमेंट हो गया। क्लियर? तो अब क्या लिखा आएगा स्क्रीन पे? खाली दिस इज गोइंग टू राइट इन सेम लाइन, सिर्फ यही लिखा है, कुछ और लिखा है? यही लिखा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है, जो कि रीड करेगा। तो ऊपर वाले को कमेंट कर दिया, डिलीट क्यों नहीं कर रहा? जिससे कि आप बाद में जब होमवर्क करोगे तो आप भी लिख लो ये सारी चीजें, इसलिए डिलीट नहीं करूंगा। कमेंट करते करते नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 2 नंबर को सम कराना है। नंबर्स के लिए अलग अलग चीजों, मतलब अब हमें जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स होते हैं। इनको सेव कराने के लिए, अच्छा उससे भी पहले, सॉरी उससे भी पहले एक और बात बताऊंगा। जो मैं कह रहा था ना कि भाई ये सारी लाइब्रेरीज हैं, इनका इस्तेमाल करके ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो अब आप ये सोचो, कंप्यूटर मतलब कैसे पता चल रहा है सिस्टम को कि कंसोल डॉट रीड का मतलब है कि रुकना है, कुछ पढ़ना है, या फिर कंसोल डॉट राइट का मतलब है कि कुछ लिखना है? ये कैसे पता चल रहा है सिस्टम को? कहीं हम बताएंगे तभी तो पता चलेगा ना, अपने आप तो कुछ पता नहीं चलता। कहीं हमने लिखा होगा ये कोड, तभी वो सिस्टम समझ पा रहा है, राइट? बताओ। कोई भी चीज अपने आप हो सकती है। अगर मैं इसे बोल दूं कि तू लैपटॉप सुपर पावर बन जा, यहां से अमेरिका पहुंच जा, तो हो जाएगा? नहीं। नहीं। कोई भी चीज जादू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोडिंग है। तो कहने का मतलब ये जो शब्द है कंसोल या राइट है, ये भी ये इटसेल्फ कुछ इसमें कोड लिखा होगा जो कि कन्वर्ट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। और ये कोड किसने लिखा? क्या तुमने और मैंने लिखा है कि क्या काम करे? नहीं। ये किसने लिखा होगा? माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदों ने। तो ये जो मैंने बताया था कि भाई सपोर्टिंग लाइब्रेरी देगा, कि आपको थोड़ा ही काम करना है, आपको बस ये मैथ ये यूज करके बोल देना ये लिख दे, वो लिख देगा। लेकिन कैसे लिखेगा, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा, उसके लिए इन्होंने अपना कोडिंग की हुई है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है। हाँ अब जी। ऐसे ही इन्होंने क्या बोला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदों ने, कि भाई अगर तुम्हें नंबर सेव करने हैं, अगर तुम्हें नंबर का कहीं इस्तेमाल करना है, तो एक वेरिएबल लेना होगा जिसका टाइप होगा, अलग अलग टाइप के वेरिएबल होंगे। नंबर सेव करना है तो अलग वेरिएबल लो, वो सेव करना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ऐसा कोई वर्ड कि आई एम अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, इस तरह से कुछ सेव करना है तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग। अगर ट्रू और फॉल्स सेव करना है तो उसे बूलियन बोलते हैं। अभी इसकी पूरी क्लास होगी जिसमें कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं सब बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि इन्होंने रूल बना रखे हैं कि भाई इस चीज के अंदर ये सेव करो, इस चीज के अंदर ये सेव करो, जिससे उसे पढ़ने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं कि अगर लड़के से बात करनी है तो तुम क्या कर रहे हो ये बोलूंगा, लड़की से बात करनी है तो तुम क्या कर रही हो ये बोलूंगा। ऐसे ही सी शार्प भी एक लैंग्वेज है, तो इन्होंने भी अपने रूल बनाए हुए हैं। तो
पहला जो रूल पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें नंबर सेव करना है तो इस तरह से बोलो कि इंटीजर टाइप का नंबर है, नंबर मतलब इंटीजर टाइप है, ये टाइप होता है, उसके बाद उसका नाम दो। क्या नाम दिया मैंने? नाम दिया नंबर 1। नाम आपके हाथ में है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, सोनू, मोनू, रिंकी, पिंकी, कुछ भी दो, लेकिन नाम मैंने बताया हमेशा तमीज से देना है, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो जो चीज करोगे उसी के हिसाब से नाम दो। तो मैंने नाम दिया नंबर 1 इक्वल टू, इसमें मैंने सेव कर लिया 10 नंबर। इसमें सिर्फ 10 नंबर सेव कर सकता हूं। अगर इसमें स्ट्रिंग सेव करना चाहूं कि दिस इज अ गुड बॉय, ये नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? देखो नीचे लाल लाल लाइन आ गई, मतलब ये बोल रहा है कि भाई मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये जो इंटीजर है तुम इसे स्ट्रिंग स्ट्रिंग सेव करा रहे हो इंटीजर में, ये मेरे बस की बात नहीं है। जब मैंने बोला हुआ इंटीजर में इंटीजर करा, तो ऐसे तू होशियार क्यों बन रहा है? तो मैंने कहा ठीक है, मैं होशियार नहीं बनता, मैं 10 ही सेव कराता हूं, इसमें इंटीजर ही कराता हूं। तो अब ये खुश हो गया, कह रहा है ठीक है अब सही है। ऐसे ही दूसरा नंबर लेंगे तो फिर से वही नंबर ही लेना है, तो इंटी लेना पड़ेगा। नाम, जब उसका नंबर 1 नाम दिया है तो इसका नंबर 2 नाम दे दो। जहां पे समझ में ना आए रोक देना, ये आसान बात है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। अब इनको सम कराना है तो फिर से दो इंटीजर का सम, इंटीजर ही आएगा। दो 10 और 20 को सम कराएंगे तो दिस इज गुड बॉय, स्ट्रिंग नहीं आ सकता। तो दो इंटीजर को सम कराया तो सम आया, सम नाम लिया मैंने। क्या करना है मुझे? नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 2। अब लेकिन देखो, नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ये भी इन्होंने रूल बनाया हुआ है कि भाई नाम तो करो, वरना मैं मुझे क्या पता लगेगा कि ये कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है या कोई नाम लिखा हुआ है। तो उसने कहा है नाम वाम के बीच में ना स्पेस स्पेस दोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। साफ सीधी बात है, क्योंकि कुछ रूल बनाने जरूरी हैं। अगर रूल ही नहीं बनाया, आप इंडिया देश में रह रहे हो, कोई रूल ही नहीं बनाया तो कोई कुछ भी कर रहा है जिंदगी में, तो एक सिस्टमेटिक तरीका बन ही नहीं सकता। तो इन्हें भी रूल बनाने जरूरी थे, तो इन्होंने कहा भाई नाम, ये रूल आपको फॉलो करने हैं, तो नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तो नंबर 2 के बीच में स्पेस दिया था तो वो लिख आ नहीं रहा था, अब नहीं दिया, तो अब मस्त आराम से नंबर 2 लिखो। अब सम को क्या करना है? हमें सम को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए या फिर लिखने के लिए कौन सी लाइन यूज होती है? आप बताओ ज्योत्सना, लिखने के लिए कौन सी लाइन यूज होती है? क्या लिख करना पड़ता है हमें? कोई भी चीज लिखनी हो, करेक्ट, तो क्या लिखेंगे? राइट कंसोल, राइट लाइन। करेक्ट, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट, और सम को लिख देंगे। सम क्यों लिखेंगे? नंबर 1 नंबर 2 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें रिजल्ट लिखना है क्योंकि ना, सम हमें। का हमने अलग से हमने उसके लिए अलग से नाम रख दिया ना, जैसे नंबर का हमने नाम रख दिया 10, नंबर 2 का रख दिया 20, और सम उन दोनों को जो कंपाइल करके बनेगा वो, और हमें सिर्फ सम चाहिए इस टाइम। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। तो इसीलिए हमने ये लिख दिया, और नीचे रीड लिखा हुआ है। दो दो को लिखने के कंफ्यूज नहीं होते, एक ही को लिख देते हैं, क्योंकि एक से भी काम हो जाएगा हमारा। अब रन करेंगे हम तो मस्त हमारा 30 नंबर आ गया। आ गया नहीं आ गया? हाँ जी। लेकिन हाँ जी क्या, सर। लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना। कोई कैलकुलेटर बनाने जाए, आप कोई कैलकुलेटर लेके आओ मार्केट में, और उसमें जो वो कैलकुलेटर आपके हिसाब से चलना चाहिए ना, अपने हिसाब से चलो थोड़ी ना चलना चाहिए। मान लो ये सॉफ्टवेयर आपने किसी को दे दिया, और वो कह रहा है भाई तो 30 क्या, 30 का मैं क्या करूंगा? कह रहा है मैं जो बोलूं वो सम करके दिखा, तो बड़ी बात है ना। 30 का मुझे क्या पता 30 किसका सम है? बात समझ रहे हो? कैलकुलेटर आप मार्केट में लेके आए, आप कोई भी बटन दबा रहे हो, वो 30 ही रिटर्न कर रहा है, तो ये कैलकुलेटर कोई बंदा नहीं खरीदेगा। तो वैसे ही ये सिस्टम अभी खराब है, इसको सुंदर बनाते हैं। यूजर से पूछेंगे, जिस बंदे के पास ये सॉफ्टवेयर जाएगा उससे पूछेंगे, तू नंबर बता मैं सम करूंगा, तो हुई बड़ी बात। क्लियर या नहीं क्लियर? यस। हाँ जी हाँ। पूछते हैं यूजर से। इसको भी कमेंट कर दे रहा हूं, इसकी अब हमें जरूरत अभी नहीं है। लिख देता हूँ कि क्या कमेंट करके कमेंट का बेसिकली यूज क्या होता है कि हम बताते हैं कि हम क्या कोड लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहले तो तमीज से उससे बात करेंगे, सॉफ्टवेयर है हमारा। हम बोल रहे हैं प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली पूछेंगे। अब वो कुछ नंबर ऐड करेगा, और वो नंबर मुझे रीड करना है। रीड करने के लिए कौन सी लाइन दी है इन बंदों ने? बताओ जो सुना। रीड करने के लिए उन्होंने क्या चीज दे रीड, रखा है? रीड लाइन। रीड लाइन। और रीड करके हमें कहाँ पे सेव करना है? किसी इंटीजर में ही ना, क्योंकि इंटीजर नंबर है, दो इंटीजर का सम किसी कराएंगे तो। इंटीजर में करना है तो उस इंटीजर का हम पहले नाम रख देते हैं, ए या करेक्ट बी ऐसे करके। करेक्ट करेक्ट, तो मैंने दे दिया num1।
सेम नाम आप एक क्लास में 2 बार नहीं दे सकते। एक क्लास में अभी बोल रहा हूं मैं, बाद में आपको पता लगेगा किसके अंदर 2 नहीं दे सकते। बेसिकली जहां पे सेम स्कोप होगा वहां पे सेम नाम 2 नहीं दे सकते। अगर मैंने यहाँ पे भी नंबर 1 नाम दे दिया और ऊपर भी तो वो अभी तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा वाला उठाना है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अभी तो ऊपर क्या है, ये रूल है समझ लो। अभी तो ऊपर क्या है, कमेंटेड है तो वो पढ़ नहीं रहा, अब वो पढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ पे बोल देगा भाई ना 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 ये नहीं करने दूंगा। ये देखो लाल लाल आ गया नीचे, कह रहा ना भाई ना, एक लोकल वेरिएबल और फंक्शन नेम ऑलरेडी बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाने दूंगा मैं। वही वाली बात होगी ना, आपके घर है, ये आपका घर है, पहले बच्चे का नाम भी मोनू, दूसरे बच्चे का नाम भी मोनू, तो आप मोनू बुलाओगे तो कौन सा वाला मोनू आएगा, पहले वाला है दूसरे वाला? दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, और हम क्या बोलेंगे, मोनू तेरा नाम सोनू है, तो नंबर 1 हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, रीड करना है जो यूजर लिखेगा उसको। तो एक लाइन, अब यहां पे डिफरेंस आता है देखो रीड और रीड लाइन का। अगर एक लाइन रीड करनी होगी तब तो रीड लाइन लिखेंगे, मल्टीपल लाइन रीड करनी होगी तो क्या रीड लिखेंगे, रीड। तो यहां पे हमें क्या करेंगे, रीड लाइन लिख देते हैं। वैसे यहाँ क्योंकि वो एक ही लाइन लिखेगा तो यहाँ पे चाहे रीड लिखो या रीड लाइन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे भी। अभी दिखाऊंगा रीड और रीड लाइन का डिफरेंस, अभी के लिए आप कुछ भी लिख दो, अभी के लिए कुछ भी लिख दो। पर अभी ये बंदा माना नहीं, अभी कह रहा है भाई ये क्या बात हुई, रीड लाइन लिख तो दिया, अभी भी लाल लाल आ रहा है। हमने कहा हमने सही तो लिखा है, पहला नंबर यूजर से पूछेंगे, यूजर कुछ एंटर करेगा वो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये कह रहा है ना भाई ना। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है नेक्स्ट द रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ करेक्टर, ये तो मेथड का बता रहा है, पर लाल लाइन में देखो एक्सेप्शन में क्या आ रहा है, नीचे पढ़ो एक्सेप्शन, सबसे लास्ट लाइन जो है वो एक्सेप्शन बता रहा है कि क्या एरर, एक्सेप्शन मतलब क्या एरर है। कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। अब देखो यहां पे एक समझने वाली बात है, अब जो इसमें डॉक्यूमेंट, हमने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है, नंबर्स नहीं डाले हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं है, अब ये बात की समझने वाली बात है। अब देखो जो माइक्रोसॉफ्ट जो कहता है ना कि आप जो ब्लैक वाली स्क्रीन पे लिखोगे, अगर आप इंटीजर लिखते हो, स्ट्रिंग लिखते हो, कितनी सारी चीजें आप लिख सकते हो, तो कह रहा है यार अगर वो ब्लैक वाली स्क्रीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है, अगर मैंने उसमें वहां पे भी ये किया ना कि ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है वो ये, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा लिखना जो दिखेगा ना आपको वो सब स्ट्रिंग होगा, जो काली वाली स्क्रीन पे जो भी आपको दिखेगा सब स्ट्रिंग होगा। तो जब आप काली वाली स्क्रीन को भेजोगे, कुछ लिख के भेजोगे, वो तो अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता है, वो तो लिख के आपको दिखा देगा। कहने का मतलब देखो सम क्या था, सम इंटीजर था, इंटीजर था या स्ट्रिंग था बताओ ज्योत्सना? इंटीजर था सर, क्योंकि इंटीजर, नंबर्स हैं वो। करेक्ट वो नंबर है, लेकिन कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के मैंने भेजा तो ये लिखते कहां पे, वो काली वाली स्क्रीन पे लिखते हैं। तो उसने अपने आप ही कहा कोई बात नहीं, तो इंटीजर है तो भी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्योंकि सब कुछ वो स्ट्रिंग में दिखाता है, तो उसने कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में दिखा दिया। लेकिन अब वो रीड करेगा तो वो भी स्ट्रिंग में ही भेजता है। वो कहता है जो भी आप रीड करोगे ना मैं स्ट्रिंग में भेजूंगा, ये देखो स्ट्रिंग में भेज रहा है। तो इस कभी भी आप किसी और चीज में रीड करोगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी एक रूल समझ लो कि ब्लैक वाली स्क्रीन से जो भी रीड करोगे वो स्ट्रिंग आएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है। हमारा टाइप है इंटीजर तो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी, इन्होंने बना रखा है मेथड, इंट ये मेथड बना हुआ है। ये मेथड के अंदर आप मेथड वेथड क्या होता है अभी टेंशन नहीं लेनी, एक तरीका इन्होंने बता रखा है कि ऐसे लिख दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, रीड लाइन आया स्ट्रिंग, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और num1 में सेव कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है। क्यों किया, ये बात समझ में आनी चाहिए क्यों किया, क्योंकि काली वाली स्क्रीन पे सब कुछ स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है और कोई क्यों नहीं है, कि भाई मैंने नहीं बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो उसने बोला है बहुत सारी चीजें रखूंगा तो ये कंफ्यूजन होगी और भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और मैंने तो प्लेटफॉर्म ही आसान बना करने के लिए बनाया है ना, अगर मैं कंफ्यूजन पैदा कर दूं तो मेरा फायदा क्या हुआ प्लेटफॉर्म बनने का। तो इसने कहा एक आसान तरीके से सब कुछ स्ट्रिंग होगा, आपको बस जब रीड करोगे तो आराम से कन्वर्ट कर लो यहाँ पे। क्लियर? ज्योत्सना आप बताओ। हाँ जी। अब सेम काम क्या कन्वर्ट करना है, हाँ सेम काम करना है सेकंड नंबर के साथ। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको लिखना है क्योंकि मुझे सारी लाइन रटी पड़ी है, आप अभी सीख रहे हो तो आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है।
तो प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर। तो नंबर 2 आया, सेम वही रीड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। लास्ट में फिर से लेंगे सम 2 नंबर ले लेते हैं नाम इसका, num1 प्लस num2। यहां पे कन्वर्ट क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि ये स्ट्रिंग थोड़ी ना है, ये तो इंटीजर ही है ना दोनों। क्लियर? Yes. ये तो दोनों इंटीजर ही हैं, तो यहां पे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिख देंगे, थोड़ा तमीज से लिखते हैं इस बार। द रिजल्ट ऑफ 2 नंबर इज, वो स्ट्रिंग, देखो ये जो ऐसा लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, वो सब स्ट्रिंग होती है। अब जो नेक्स्ट है ये तो इंटीजर है। अब इसको अगर सेम लाइन में लिखना है तो आपको प्लस लगाना पड़ता है, एक प्लस का साइन लगाओ और ये लिख दो। क्यों लगाया प्लस का साइन? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट जो आया है ना वो भी इसी के साथ आ जाए, सामने ही आ जाए। तो दो, अब ये कहेगा भाई सामने कैसे आ जाऊं, ये तो एक अलग स्ट्रिंग है और ये तो कोई अलग नंबर है, तो दोनों को जोड़ के कैसे लिखूं एक साथ? तो जोड़ने के लिए प्लस, इसे दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना, कि ये एक अलग चीज है, ये अलग अलग चीज है, दोनों को एक साथ जोड़ के लिखना है तो बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी। ज्योत्सना आप बताओ, दोनों को सम प्लस क्यों लिखा? क्योंकि भाई ये डबल कोट्स वाली अलग स्ट्रिंग थी, ये अलग थी। अगर सम नहीं लिखूंगा तो कहेगा भाई ये क्या बात हो गई, अभी एरर देगा, कहेगा क्या ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग तो लिख दी तूने, ये क्या चीज है, मुझे क्या पता क्या चीज है। तो मैं ऐसे बता रहा हूं भाई एक दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों को जोड़ के लिखना है। ज्योत्सना बताते चलो, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। ठीक है, अब रन करूंगा, कहेगा प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। नंबर बताओ आप अंकुर। 555। जिसके घर में 555 उनके कपड़े चमके हरदम। और दूसरा क्या आता है सेकंड नंबर? 75। रिजल्ट आ गया 630। सम करोगे तो 630 है। क्या ये बात समझ में आया, नहीं आई? क्या ये छोटा सा फंक्शन समझ में आ गया आप लोगों को? अंकुर आप बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो अब अगर सम कर सकते हो तो क्या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो? हाँ जी। और साथ में क्या आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकते हो सेम? हाँ जी। और ये होमवर्क अगर मैं घर के लिए दूं तो कोई मेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन तो नहीं है आप लोगों से? नहीं। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ब्लैक स्क्रीन आती है उस पे, यहाँ पे हम सब ये कोडिंग लिखते हैं, ये सम की और उसकी, और वो ब्लैक स्क्रीन पे फिर टाइप करना होता है हमें। करेक्ट करेक्ट, ब्लैक वो एक बार आप मुझे ब्लैक स्क्रीन वाला बता दो, वो क्योंकि वो मेरे पास क्लियर नहीं था, लास्ट क्लास में भी ना नहीं हो पाया था वो। कौन सी ब्लैक स्क्रीन, मतलब समझ में नहीं आया। नहीं, जो अभी आपने 555 और ये हमें टाइप करने पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ, हम यूजर से मांग रहे हैं ना, तो हमने क्या लिखा देखो। अब ये क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि आप ये लाइन नहीं समझ रहे। उसे देखो, उसे मैच करके देखो। पहली लाइन क्या है, हम कुछ लिख रहे हैं, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड लाइन में क्या कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, जो बंदा यूजर लिखेगा उसे रीड कर रहे हैं। ओके। फिर थर्ड लाइन में क्या, फिर हम यूजर से बोल रहे हैं सेकंड नंबर डाल। फिर फोर्थ लाइन में फिर जो यूजर लिखेगा वो टाइप कर रहे हैं, तो दोबारा से करते हैं। पहली लाइन हमने लिखी, इसे बगल में लेके आता हूं, ये लाइन हम लिख चुके हैं। अब वापस जाता हूं, कहां गई हमारी काली स्क्रीन, ये रही। अब यूजर लिखेगा 20। अब जैसे ही एंटर मारेगा, जैसे ही एंटर मारेगा, ये एंटर तक एंटर नहीं मारोगे हमें पता नहीं, इसे पता नहीं चलेगा रीड करना है या नहीं करना। जैसे ही एंटर मारा ये लाइन खत्म हो गई ना, अब नई लाइन आई। तो इस लाइन को क्या कर लिया हमने, रीड कर लिया नंबर 1 में। फिर नई लाइन हमने लिखी, जो भी काली वाली स्क्रीन पे आ रहा है उसे हमेशा मैच करके देखना। फिर हमने लिखी, तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन थी तो हमने लिख दी। अब फिर से यूजर लिखेगा, और जब तक एंटर नहीं मारेगा तब तक लाइन खत्म नहीं होती। जैसे ही एंटर मारेगा लाइन खत्म, फिर हम रीड कर लेंगे, और फिर हमने लिख दिया क्या, द रिजल्ट ऑफ 2 नंबर इज 70। आया समझ में, नहीं आया? इस चीज को जो कोड लिखा है उससे मैच कर पा रहे हो? हाँ जी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन बाकी सब आपको करना है, मेरा काम खत्म।
ज्योत्सना आप कुछ पूछ रहे थे? तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का उसका कुछ कोड वोड क्या होगा, जैसे उसका सम है उसका मल्टी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना करेक्ट पड़ेगा? करेक्ट, बहुत सही क्वेश्चन है। तो सब्ट्रैक्ट का ये, मल्टीप्लिकेशन का ये, डिवाइड का ये कर लोगे? हाँ जी। ठीक है। तो क्या सिर्फ सब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। नहीं होगी, राइट? क्योंकि वर्ल्ड इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। और ये सॉफ्टवेयर जो बनाया ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये पूरी दुनिया को देख के बनाया गया है कि जो भी, इसका छोटा एग्जांपल ये समझो, जो भी चीज दुनिया में मौजूद है या दुनिया में है, उस सब चीजों को हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी जब मैं इसका एग्जांपल आपको दुनिया से ही दूंगा सारी चीजें ना, तो सारी चीजें, तो अब दुनिया इतनी आसान चीज नहीं है कि बस प्लस माइनस कर लो तो आपका काम खत्म। दुनिया में बहुत सारी कंडीशन आती हैं कि भाई तू बड़ा है या मैं बड़ा, समझ रहे हो? हाँ दुनिया जी। में एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मैं 2 नंबर दे रहा हूं, दोनों में से जो बड़ा है वो मुझे बता। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट? कि 2 नंबर दिए, दोनों में से जो बड़ा है वो बताओ। आ सकते हैं या नहीं आ सकते? हाँ जी। पहला प्रोग्राम बनाते हैं, गेट द बिगेस्ट नंबर, ये प्रोग्राम का नाम है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा प्रोग्रामिंग करने में? समझ अभी तो देखने में आ रहा है, राइट? बहुत अच्छी मजेदार चीज है, अगर आप इसे मजे लेके पढ़ो तो बहुत मजेदार चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर। जो भी नंबर देगा, आप लोग अब होशियार हो, कोई भी नया नाम दोगे उसमें सेव कर लोगे। अब मैं दोबारा से उससे, मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको लिखना है। जितनी ज्यादा बार लिखोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। प्लीज एंटर योर सेकंड नंबर। सेकंड को भी रीड कर लिया, लेकिन वही वाली बात कि भाई रीड करेंगे तो वो तो सब स्ट्रिंग होगा, हम तो नंबर की बात कर रहे हैं। नंबर की बात कर रहे हैं तो कंसोल डॉट टू करना पड़ेगा। सॉरी, कंसोल नहीं होता, कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 आपको करना 32। पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? अब आप सब लोग होशियार हो, ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हो इन सब चीजों के, तो आपको पता है। 2 नंबर आ गए, अब बताना है मैं बड़ा या तू बड़ा। तो कैसे बताओगे? कोई तरीका है? आंसर है यस, है। उसे बोलते हैं कंडीशन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडीशंस। इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन देने वाला हूं इसके, अदरवाइज ये थोड़ा सा बाद में आता है। लेकिन प्रोग्रामिंग को मिक्स करते रहेंगे थ्योरी के साथ, जिससे मजा आता रहे। अब क्या है, कंडीशन में पहली कंडीशन आती है इफ। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है कि कोई कंडीशनल टाइप की चीजें हो तो इफ का यूज करो। और इफ की सिंटैक्स है, इसे बोलते हैं सिंटैक्स। ये सिंटैक्स है इफ का। इफ लगाना है, उसके बाद ब्रैकेट में वो कंडीशन देनी है। अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके बेस पे अगर रिजल्ट ट्रू आया तो इस वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा, एल्स अगर फॉल्स आया तो इसके अंदर जाएगा। तो मुझे क्या कंडीशन देनी है यहां पे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, आपको क्या लिखना है? कंसोल डॉट राइट लाइन द बिगेस्ट, द बिगर नंबर इज फर्स्ट नंबर। एल्स अगर ये सच नहीं हुआ, पहला नंबर अगर छोटे नंबर से छोटा हुआ तो कहां पे आएगा? एल्स में आएगा। आपको क्या लिख देना है? कंसोल डॉट राइट लाइन। यही मैं कॉपी करूंगा आपको, लेकिन लिखना है क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हो, मैं नहीं। और यहां पे लिख दोगे सेकंड नंबर। तो इससे आपने अब कंडीशन वाली चीजें भी कैटर कर लोगे। चलाते हैं इस प्रोग्राम को। एक नंबर बताओ अंकुर आप। 57। 57। अब एक नंबर आप बताओ ज्योत्सना। 35। 35। देखते हैं कौन सा बड़ा है। द बिगर नंबर इज 57।
सही है या नहीं है? हाँ जी। उल्टा भी देख लेते हैं कि क्या सिर्फ ऊपर वाले को भी बता रहा है, दूसरा भी बता सकता है। दूसरा देखते हैं, इस बार 50 लेते हैं, इसको इससे बढ़ा लेते हैं 100, तो 100। तो मतलब पहली बार तो फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर से छोटा था, तो पहली बार इसके अंदर गया। दूसरी बार सेकंड नंबर बड़ा मिला तो इसके अंदर गया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। हाँ जी ठीक है। तो अगर मैं अब आपको एक क्वेश्चन ये दूं कि एंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम, पहले लिखते हैं बाद में कमेंट कर दूंगा। नोटपैड पे लिखते हैं। इफ एल्स अगर आपको समझ में आ गया, तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, एंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम, एंटर मैथ्स नंबर, एंटर इंग्लिश नंबर, सी कंट्रोल वी, इसे यहां पे कॉपी करो। इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है। एसएसटी नंबर और साइंस नंबर। फिर यही काम रिपीट होगा सेकंड नंबर, सेम काम रिपीट होगा सेकंड के बाद थर्ड स्टूडेंट, और यही काम अब आपको क्या आंसर क्या देना है नीचे। पहला बताना है हु हैज गॉट मैक्सिमम नंबर इन ईच सब्जेक्ट। मतलब जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखे होगा उसमें आएगा, ऐसे लिखा आएगा हमारी स्क्रीन पे, मैथ्स स्टूडेंट नेम, इंग्लिश स्टूडेंट नेम, जिसके नंबर ज्यादा है वो लिखा आ जाएगा। सेकंड आपको बताना है who has got maximum number, who has got first rank in the class। और थर्ड क्या बताना है, who has got minimum number in class in all सब्जेक्ट बताना है, मतलब सबको मिला के। और इससे भी ऊपर सबके, फॉर एवरीवन टोटल मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स बताने हैं। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है या आसान लग रहा है? हो जाएगा। हो जाएगा, राइट। कंडीशन नहीं लगानी है क्योंकि इफ एल्स आपको पता लग गया। लेकिन होने से पहले एक चीज बता देता हूं, अभी तो 2 नंबर आए ना, यहाँ पे तो मैंने 3 बता दिया आपको। अगर यही 3 नंबर होते तो कैसे करते आप? 3 के लिए थोड़ा सा एक और काम कर देंगे, एंटर योर। थर्ड आपको 3 इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 3 वाला आपको करना है ना। थर्ड नंबर। सो इफ एल्स ने एक और कारनामा दिया हुआ है, इफ एल्स ने एक और चीज दे रखी है। एक तो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो, उसे बोलते हैं एंड या फिर और कंडीशन आपने कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ी होगी। एंड या और नहीं भी पढ़ी तो बता देता हूं, एंड ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं एंड मतलब याली कंडीशन भी चेक करेगा, अभी दूसरी जो लिखने वाला हूं उसको भी चेक करेगा, और जब दोनों ट्रू होगी तब इसके अंदर घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर, तब तो कौन सा बड़ा है? फर्स्ट नंबर है। ठीक है। अब यहां पे 2 कंडीशन नहीं है, 3 है। तो एक इफ एल्स ने अपने आप को क्या दे रखा है, एल्स इफ, कि अगर एक दूसरी कंडीशन भी आ गई तो बीच में एल्स इफ लगा दो। एल्स हमेशा सबसे एंड में रहेगा, याद रखो। ये सिंटैक्स है, टेंशन मत लेना। अगर कम भी समझ में आ रहा है तो 2-4 बार 5-10 बार करोगे रट जाएगा, बहुत आसान है। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इसमें जाएगा, एल्स इफ अगर ये हो तो उसके बाद जाएगा इस वाले में, एल्स बाकी का बचा हुआ सब इसमें जाएगा।
तो अगर 10 कंडीशन भी लगानी हो तो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट में एल्स। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। सेकंड भी यही सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर और क्या लिख दिया मैंने, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड नंबर। आपको कुछ इस तरह से करना है उस वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूं ये एलसीफ वाला केस। और अगर इन दोनों में से ना फर्स्ट नंबर बड़ा हुआ ना सेकंड नंबर बड़ा हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बड़ा हो जाएगा, थर्ड नंबर। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस। अब इसे रन करके देखते हैं। हाँ जी। एंटर योर फर्स्ट नंबर, बीच वाले को बड़ा रखेंगे, 30, 100, 70, द बिगर नंबर इज 100। सही आया नहीं आया? यस। इसका मतलब बीच वाला आया है, तो मतलब कौन सा वाले लूप में घुसा होगा बताओ? इन तीनों में से एक ही में जाता है, तो किस वाले में गया होगा, इस वाले में, राइट? अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तीनों में से एक ही में जाता है, क्योंकि तीनों में जाता तो 3 बार लिखा आता ना कंसोल डॉट राइट लाइन, लेकिन यहां पे तो एक ही बार लिखा आया। इसे सबको रिलेट करते रहना, अभी थोड़ी दिक्कत आएगी रिलेट होने में, लेकिन करते रहो। लास्ट में एक ही बार लिखा आया बिगर नंबर, इसका मतलब देखो एक ही बार लिखा आया, दिखा रहा हूं, इसका मतलब इन तीनों में से एक ही बार जाएगा, तो कंडीशन तीनों में से एक ही ट्रू होगी। और अगर कभी ऐसा होता है भले भूले भटके कि दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं, तो जो सबसे पहली मिलती है उसमें चला जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी। कभी फ्यूचर में ऐसा होता है कि याली कंडीशन भी ट्रू है और याली भी ट्रू है, तो जो सबसे पहले मिलेगी उसमें चला जाएगा। क्लियर है नहीं है? यस। क्या ये क्वेश्चन बना पाओगे अब? हाँ जी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकें या और पढ़ना चाहोगे? आज की क्लास मेरे ख्याल से यहीं पे रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है, तो मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है? ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन आज की क्लास का अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं होमवर्क दूंगा। ये अभी तो होमवर्क यही वाला है, क्योंकि कल ही पढ़ना है हमें दोबारा से। लेकिन कल मैं होमवर्क दूंगा जो पूरे वीक आपको करना है, और स्क्रीनशॉट ले लेके जैसे जैसा क्वेश्चन होता रहेगा स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहना है। जब तक सारे स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे नेक्स्ट क्लास में मैं वही रिपीट कराता रहूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।